नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री मैम निर्मला सीतारमण की तरफ से आम बजट या फिर यूं कहिए कि यूनियन बजट पेश किया गया और ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पूरा विश्व और जहां पूरा भारत कोविड के इस दौर से निकल रहा है, वैक्सीनेशन आ चुकी है और इस दौर में कहीं ना कहीं अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स की अगर बात करें तो कोविड का प्रभाव हर सेक्टर पर निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में ये केंद्रीय बजट क्या एक नई आशा की किरण अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स में दिला पाएगा, क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने भी कहा कि ये किसान केंद्रित बजट है और हेल्थ सेक्टर और कई पिलर्स पर स्थापित किया गया है कि मान के चले कि एक रिफॉर्म का सिग्नल है दे रहा है और जो ग्रोथ है उस पर इस बजट में फोकस किया गया है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इस बजट से कितनी आशाएं और आने वाले समय में जो भी जम्मू कश्मीर के तरफ आएगा उसका कितना लाभ जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर लाने में सार्थक सिद्ध होगा, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री नीरज आनंद जी बैठे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसके अलावा आप प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन जम्मू। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री गौरव गुप्ता जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू। कहीं ना कहीं दोनों ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज की आप अक्कासी यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर दो महानुभव, सर्वप्रथम प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता जी जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं और पिछले कई सालों से न केवल राष्ट्र बल्कि जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था की जो रग है उसको बेहतर तरीके से महसूस करते हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री तेजिंदर सिंह रेन जी जो एक तो प्रोग्रेसिव फार्मर है, इसके अलावा आप प्रेसिडेंट हैं जे.एंड.के किसान फोरम और आप मेंबर हैं जे.एंड.के एडवाइजरी बोर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नीरज जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, इस बजट को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि किसानों के हित की बात की गई है, हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की गई है क्योंकि जो पिछले बजट में आवंटित किया गया था लगभग 137% का इसमें इजाफा किया गया है। एक क्योंकि आप राष्ट्रीय बॉडी को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, किस नज़रिए से आप इस यूनियन बजट को देखते हैं? सबसे पहले तो जैसे विवेक जी आपने खुद ही कहा कि हमें ये देखना होगा कि जो इस बार का हमारा बजट आया है 2021-22 का, वो ऐसे समय में आया है कि जब कोरोना पैंडेमिक की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से, मैं कहूँगा कि उसने एक ऐसा दौर देखा, ऐसे लफ्ज़ सुने और इतना बड़ा डेंट सिर्फ हिंदुस्तान के ही अर्थव्यवस्था को नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कोरोना पैंडेमिक ने हिला के रख दिया। और उसकी वजह से ये चर्चाओं का दौर था बाज़ार में कि हो सकता है इस बार जो बजट आएगा उसमें कई प्रकार के नए कर आ सकते हैं कि सरकार की माली हालत अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने कम से कम हमें उस शक शुबा से बाहर निकाला और सारा विश्व देख रहा था कि भारत की इतनी बड़ी आबादी और उस अर्थव्यवस्था को हमारी सरकार कैसे बैलेंस करती है। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं जैसे पहले भी कहा, हमारी वित्त मंत्री जी मुबारक के हकदार हैं, केंद्रीय हमारी जो सरकार है वो मुबारक की हकदार है। दूसरा, चूँकि कोरोना पैंडेमिक से निकल के अब आगे कैसे चलना था उसके ऊपर जो रूपरेखा बननी थी, तो जब आप देखते हैं किसी भी बजट में जो मेन चीज़ देखते हैं हमारे खासकर जो व्यापारी वर्ग है वो ये देखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या चीज़ हो रही है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है और रिसोर्स जनरेशन के ऊपर क्या काम कर रही है सरकार, R&D के ऊपर क्या काम कर रही है। और ऐसे समय में जबकि हमारी अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी क्रंच था, तो आपने देखा इस बजट से पहले भी मैं अगर कहूँ तो 2-3 मिनी बजट भी आए, चाहे वो हम व्यापारी भाइयों को, इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों को, आपने देखा कैपिटल बाज़ार में इन्फ्यूज़ करने के लिए बैंक्स की तरफ से 20% वर्किंग कैपिटल की एनहांसमेंट दी गई थी पहले ही, जो लिक्विडिटी क्रंच को मीट करने के लिए। और उसी के बाद अभी आपने लेटेस्ट देखा हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी हमारे इंडस्ट्री को 28,000 करोड़ रुपए का पैकेज इससे पहले दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बजट से पहले भी
बजट आए और उसमें एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई। और इस वाले बजट में कोई हैरानगी की बात नहीं है कि जैसे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व भर में जितना जो बड़ी बड़ी सरकारें इकोनॉमी हैं वो जितना पैसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है हमारे यहाँ उसके मुकाबले में बहुत कम पैसा लगता था। जैसा आपने खुद कहा 137% का इंक्रीज, इट्स अ बिगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार की जो मंशा है वो लोगों के वेलबींग की तरफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो सरकार ने इतना पैसा लगाया है उससे हमें ये आशा हुई है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसका सिर्फ लाभ एक ही जगह सीमित नहीं रहता, उसमें वर्कर्स को काम मिलता है, सप्लायर्स को सप्लाई करने के लिए काम मिलता है, और कहीं ना कहीं ये भी इंश्योर करने की इसमें कोशिश की गई है इस बार कि एक कंसिलेशन कमेटी भी बनाने की बात हुई है। क्योंकि होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो सरकार के साथ जब डील करते हैं जो वो वहाँ पे जब आपस में डिस्प्यूट हो जाता है तो हम जम्मू कश्मीर में ये चीज़ देखना चाह रहे हैं। केंद्र के साथ साथ मैं जम्मू के परिप्रेक्ष्य में भी ये मैं कश्मीर के भी परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने संज्ञान लिया इस बात का कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम कर देता है, उसके बाद में किसी न किसी तरीके से जो अफसरशाही में कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं वो उसको पैसा नहीं देते। तो जिससे क्या होता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट बनता है सरकार के प्रति कि काम तो हमने सरकार का किया, सप्लाईज की, मटेरियल सप्लाई कर दिया। हमारे जम्मू में भी मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर में भी इतने केसेस हैं 2-2, 3-3 सालों से हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के इतने पैसे फंसे हुए हैं। अगर वो लिक्विडिटी सरकार वापस देती है तो सरकार को क्या फ़ायदा होगा? जो लोगों से उन्होंने सामान ले रखा है उनको पैसा वापस जाएगा तो वो लिक्विडिटी बाजार में आती है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस बार ऐसा लगता है कि काफ़ी माइन्यूट डिटेलिंग पे काम किया है। जहां दिक्कतें हमें आ रही थी, जो हमने रिप्रेजेंटेशंस दी थी, उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है। और एक चीज़ विवेक जी मैं और कहना चाहूँगा कि इस बजट में ये चीज़ दर्शाती है कि सरकार आज बजट दे दिया, ये एक रूपरेखा होती है पूरे साल भर में कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि एक बार बजट आ गया तो ये सरकार अब हमारी बात सुनेगी नहीं। उसके चलते ही मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि अभी बजट आया है, तुरंत हमारी जो नेशनल बॉडी है उन्होंने नागपुर में मीटिंग रखी है। आज ही मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ और 3 दिवसीय हमारी 8, 9, 10 की वहाँ मीटिंग है। पूरे देश भर से व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे हो रहे हैं नागपुर में, जो इस बात पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या मिला और आगे हमने कैसे जाना है। तो ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है सरकार के प्रति व्यापारियों का कि ये चीज़ें हो गई हैं, हम इसके आगे हम और कैसे मिलके बढ़े, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का लोकल फॉर वोकल का स्लोगन है, वो एक उसको चरितार्थ करना है। कहीं ना कहीं सारी जिम्मेवारी सरकार की नहीं हो सकती विवेक जी। आज के समय में जो कहते तो हैं हम एक युवा देश हैं, तो युवा देश में जब हमारे सभी साथी मिलके सरकार के प्रति कॉन्फिडेंस रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इस दिशा में हमें बहुत अपने जगह पे ये तसल्ली हुई है कि इस बार का जो केंद्रीय बजट आया है उसने एक प्रगतिशील भारत की नींव रखी है, ऐसा हमारा मानना है। सर, जैसे आपने कहा कि एक प्रगतिशील भारत की नींव रखी है, जिसके कितनी नींव ये सुदृढ़ होगी आने वाले समय में पता चलेगा। गौरव जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। पूरे परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, तो एमएचए की तरफ से लगभग 11.4% की वृद्धि की गई है जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर, 30,757 करोड़। लेकिन टोटलिटी में आप इस बजट को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए विवेक जी, जहाँ तक मैं कहूँ अपनी बात की, मैं इस बजट को इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि हम शुक्रगुजार हैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इतने बड़े एक पूरे पीरियड से हम आज निकले, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स, जो एक कोरोना काल आया, यहाँ पर कोविड का संकट आया, ना ही हमारे देश पर, पूरे विश्व पर। और आज जिस तरीके की एक मैसिव अनाउंसमेंट जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुई है, हम उनका धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया करते हैं। क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इंडिपेंडेंस के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, हेल्थ इंडस्ट्री वाज द मोस्ट निगलेक्टेड इंडस्ट्री। और ये कोविड और जो कोरोना का काल आया, ये कहीं पर मुझे लगता है कि एक आई ओपनर बन गया सबके लिए, जहां पर अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को एक अहम
प्रथम स्थान देते हुए, और जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक अनाउंसमेंट की जिसमें 137% का इंक्रीज किया, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक मैसिव अनाउंसमेंट है, मैं इसका वेलकम करता हूँ। इसके साथ में मैं बहुत उम्मीदें और बहुत आशाएं थी इस बजट को लेकर कि एक मैसिव अनाउंसमेंट होगी जम्मू कश्मीर को लेकर। वो मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पर वो ऐसी अनाउंसमेंट हमें कहीं नहीं दिखी। बट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ दिस बजट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 28,400 करोड़ का जो पैकेज है, जो हमारे जो अनाउंस हुआ बजट से पहले, आज भी हम उसकी नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द फाइनल नोटिफिकेशन कि वो आएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी बड़ी एक मैसिव अनाउंसमेंट्स होंगी उसमें। तो उससे पहले कुछ टिप्पणियां करना कि इस बजट में जम्मू कश्मीर को क्या मिल गया, कुछ ऐसा खास जो एक बड़े स्तर पर वो ऐसा नहीं दिखा। इसके साथ में ये जो एक गैस पाइपलाइन की जो अनाउंसमेंट जो की, ये एक बहुत बड़ा एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये इनिशिएट ये 2008 में भी हुआ, उसके बाद 2011 में भी इस गैस पाइपलाइन पर चर्चा हुई। बट फाइनली मुझे लगता है कि आज केंद्र सरकार ने अपनी सीरियसनेस दिखाकर इस जो गैस पाइपलाइन की जो अनाउंसमेंट की है, जो एक पेंडिंग प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट जो था वो था बठिंडा, जम्मू एंड फाइनली कश्मीर, और इसके लिए कठुआ और सांबा में लैंड को भी आइडेंटिफाई किया गया था। उस समय पूरा ये 750 किलोमीटर का ये पाइपलाइन डलना था, और इससे बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा होना था आम आवाम को, आम इंडस्ट्रिस्ट को, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबको निजात आनी थी। वो सिलेंडर हम लोग जाते हैं, भरवाते हैं जाकर, कहीं ना कहीं एक गैस पाइपलाइन का जो एक अनाउंसमेंट है, मैसिव अनाउंसमेंट है, मुझे लगता है कि इसको भी हम वेलकम करते हैं। इसके साथ ही अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आज हमारे जो एल्डर्स हैं, जैसे 75 साल के ऊपर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो उनकी स्लैब को कैंसिल किया गया, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा बजट है जो एक बैलेंस्ड बजट है और हर एक वर्ग को टच किया गया। इसके साथ में ही अनाउंसमेंट की गई 3500 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे। देखो आपने हर एक पॉइंट को टच करने की कोशिश की, और वो भी उस स्तर पर जहां पर पूरा साल, एक हमारा ऑलमोस्ट 11 महीने, जहां पर हमारा पूरा देश कोरोना काल से निकल रहा था। और इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके आज आप देख ही रहे हैं पिछले 4-5 दिनों में जैसी अनाउंसमेंट चल रही हैं। अभी 4-5 दिन पहले जब अनाउंस हुआ कि तवी रिवर फ्रंट की बात हुई, वो भी हम एलजी साहब का शुक्रिया करते हैं कि वो भी उसको इसके साथ लिंक कर रहे हैं कि उसको फाइनली आज जम्मू का जो एक पेंडिंग प्रोजेक्ट है उसको भी रिवाइव किया गया। अभी कल ही आपने देखा होगा कि 24 कनाल जो जगह है एग्जीबिशन ग्राउंड की, उसको भी आईटी टावर के नाम पे कल उन्होंने लैंड ट्रांसफ़र की। तो मुझे लगता है जम्मू बदल रहा है, और केंद्र जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और स्पेशली अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दे आर फोकसिंग ऑन नाउ जम्मू, कि जम्मू को अब फॉर ग्रांटेड, पुराना जो टाइम था कि जम्मू को फॉर ग्रांटेड लिया जाता था, मुझे लगता है कि नाउ उनके ये सारे जो एक अहम कदम हैं जिस तरीके वो ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां आएंगी वो अलग होंगी। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ विवेक जी, अभी थोड़े दिनों में एक्सपेक्टेड भी है हमारी स्टेट का, अपनी यूनियन टेरिटरी का भी बजट आ रहा है। काफ़ी उम्मीदें, काफ़ी आशाएं हैं उससे कि जो बजट आएगा, और खासकर जम्मू कश्मीर के रीजन को, खासकर जम्मू खित्ते को, उसमें फोकस किया होगा। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि एक बड़ा एक आपने देखा होगा कस्टम ड्यूटी को रैशनलाइज किया गया, आयरन एंड स्टील्स का जो 0% उसको स्क्रैप पर, ये बड़ा एक वेलकम स्टेप है। अदरवाइज हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री जब रॉ मटेरियल जब लेते थे तो उस पर ड्यूटी लगती थी, आज उसको भी रैशनलाइज किया गया। तो अगर आप ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो इट्स ए वेरी वेलकम स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो बजट है मैं उसको मानूंगा कि ये बहुत एक बैलेंस्ड बजट है, जिसने तमाम उन चैलेंजेस के कारण, इतने हर्डल से 11 महीने पूरा हिंदुस्तान हमारा जूझता रहा, और उसके बावजूद भी आज जो हमारी केंद्र सरकार ने आज जो अनाउंसमेंट की है, मैं उसका वेलकम करता हूँ। प्रोफेसर दीपाकर, will this budget infuse a new ray of hope in the economy? मुझे लगता है करेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान तभी सुधरता है जब कोई क्राइसिस आता है। हमारा पहला मेजर जो रिफॉर्म्स आया था वो भी क्राइसिस के बाद आया था। 1991 का क्राइसिस हुआ था, उसके बाद हुआ था ये बजट। और इसको मैं पिछली बजट से जोड़ रहा हूं। हम पिछली बजट जो परिप्रेक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और परिप्रेक्ष्य है कोविड कि एक बजट पेश किया गया था। उस बजट के एक साल पहले जो पेश किया गया था वो पूरा चरमरा गया कोविड के चलते। उसके चलते क्या हुआ, सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा।
लॉकडाउन करते हुए उनको फैक्ट्रीज वगैरह को बंद करने पड़े, जिसके तहत आपके रेवेन्यूज गिर गए। पर उस टाइम जान बचाने के लिए, लोगों को भूख से बचाने के लिए आपको काफी सोशल सेक्टर पे भी खर्च करना पड़ा, खास करके फूड सब्सिडीज में। तो आपका खर्चा 5 लाख रुपए बढ़ गया और आपकी आमदनी 5 लाख रुपए कम हो गया। तो जो घाटा होना था वो 10 लाख करोड़ से और भी ज्यादा वो बढ़ गया। और मुझे याद है उस टाइम बहुत सारे लोग कहते थे ये जो स्लो डाउन हुआ है इसको बचने के लिए क्या करेंगे। ये स्लो डाउन नहीं था। स्लो डाउन कब होता है? जब मंदी होती है। मान लीजिए कहीं पे मांग की कमी हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, तब स्लो डाउन कहते हैं। जब आप फरमान के तहत फैक्ट्रीज को बंद कर रहे हैं उसको स्लो डाउन नहीं कहते हैं। और आपको तब याद होगा बहुत सारे लोगों ने कहा था कि खर्चा बढ़ाओ मांग बढ़ाने के लिए। तब बहुत सारे सरकार के इकोनॉमिस्ट ने बताया था हमने लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन में अगर हम ऐसे ही खर्चा बढ़ाते हैं तो जो मांग उत्पादन होगा वो मांग भरपाई इसीलिए नहीं होगी क्योंकि फैक्ट्रीज बंद है, आपके रेस्टोरेंट सब बंद है। और इसीलिए सरकार उस टाइम में फूड सब्सिडी पे काफी खर्चा किया था, हाईवेज पे खर्चा बढ़ा दिया था आफ्टर सम टाइम। पर जो लोग कह रहे थे कि मांग बढ़ाओ उसने नहीं किया था। उसके चलते इस साल सरकार आज बहुत कुछ कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है? अगर इस साल का आप पूरा खर्चा देखते हैं, पिछले साल जो खर्चा हुआ था जो कि 5 लाख करोड़ ज्यादा था, इस साल उतना ही खर्चा है। पर खर्चा का कॉम्पोजिशन अगर आप देखते हैं वो चेंज हो गया है। चेंज क्या हुआ है? इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि जब लॉकडाउन ईज होगा तो लोगों को फूड सब्सिडी या उनको राशन देने की कोई जरूरत नहीं होगी। उनके जनधन अकाउंट्स में जो पैसा डाला गया था इस साल शायद इस बार भी नहीं होगा। तो उसके चलते खर्चा वहां से निकाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला जा रहा है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला जा रही है। ये बहुत जरूरी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोविड का वैक्सीन आ गया है, उसमें सरकार का सीधा 34,000 करोड़ इस साल निकल रहा है। तो आप उसको तो रोक नहीं सकते। खास करके गौरव जी ने जो बात कही, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर में ये खोले जा रहे हैं। देखिए 2 साल पहले आपको याद होगा एक आयुष्मान भारत में एक इंश्योरेंस की बात कही गई थी कि 5 लाख का कवरेज सभी को दिया जा रहा है। वो फाइनेंशियल साइड था। पर उस फाइनेंशियल साइड को सपोर्ट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इस साल उन्होंने अनाउंस किया कि 5 सालों में काफी सारा पैसा खर्च करके एक फाइनेंशियल, एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा ताकि कोई कॉन्टिजेंसी हो तो इन जगहों पे जाके लोगों का इलाज वगैरह हो सके। तो ये मुझे लगता है काफी वेलकम स्टेप है। और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, खास करके हाईवेज में, रेलवेज में जो खर्च किया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है इससे मांग की उत्पादन तो होती है इन द शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है ताकि जो आपने लायबिलिटीज लिया है उस इंक्रीज प्रोडक्शन की तरफ से आपके रेवेन्यूज भी आपके पास आ जाते हैं, तो ये लिक्विडेट हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, आपके पावर सेक्टर के लिए भी काफी सारे रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं और बहुत सारे यहाँ पे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो है, मैं स्टार्टअप इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पहले स्टार्टअप्स में क्या होता था कि 1% जो कंपनीज होते थे, स्टार्टअप्स बहुत सारी जगह पे 1 कंपनीज होता है, एक ही बंदा बेसिकली उसके पास विजन होता है, उसके पास बोल्डनेस होता है, कूद पड़ता है। वो अगर कंपनी बनाना चाहता था, अपना 1% कंपनी को पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता था, कम से कम 2 साल उसको इंतजार करना पड़ता था। मुझे तब भी नहीं लगा था ये 2 साल क्यों, आज इसको खारिज किया गया है। वो जो लिमिट्स था उस पे 50 लाख का शेयर कैपिटल होना चाहिए, 2 करोड़ का टर्न होना चाहिए, ये भी खत्म किया गया है। टैक्स हॉलीडेज भी बढ़ाया गया है। तो मैं मानता हूं कि इस बजट में जो चेंज ऑफ फोकस जो किया है सरकार की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा है और फोकस सरकार ने कभी खोया नहीं। सरकार पहले बड़ी बहादुरी से बहुत सारी एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियंस था उस टाइम आ रहा था कि खर्चो खर्चो खर्चो, रिजर्व बैंक से बोरो करके भी खर्चो, इसको पहले ठुकराया। और इस साल बजट से पहले बहुत सारे एक्सपर्ट से पूछा जा रहा कि वित्तीय घाटा कितना होना चाहिए, और पिछले साल तो 9.5% हो गया था और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस था, कोविड था। इस साल बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अगर 5% या 5.5% से ज्यादा हुआ तो मार्केट में बुरा असर पड़ेगा। इस बार 6.8% हुआ, मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि मार्केट जानता है घाटा किस लिए हो रहा है। घाटा इसलिए हो रहा है
क्योंकि आप जो खर्चा है, आपका खर्चा जो है वो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। अगर ये घाटा नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के लिए होता कि पैसा बांट दो सभी में, तो मार्केट पे इस पर बुरा असर पड़ता। मार्केट इसको समझाए, पूरा बजट को समझाए कि ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बजट है, ये हमारी जो एनिमल स्पिरिट्स है इसको बढ़ावा देने की कोशिश किया जा रहा है। यहां पे ये आत्मनिर्भर भारत में जो गोइंग वोकल फॉर लोकल, इसको भी बहुत सारे स्कीम्स के तहत इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तो पीएलआई है ही है, उसके ऊपर स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए, क्योंकि आत्मनिर्भर अगर आप गोइंग लोकल फॉर लोकल कर रहे हैं, ये आत्मनिर्भर तो आपको होना ही पड़ेगा। तो मैं मानता हूं इसमें काफी सरकार की तरफ से एज एन अनाउंसमेंट और 4-5 साल में जो करने वाले हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से काफी कुछ किया है। मैं नीरज जी का एक और बात दोहराना चाहता हूं, वो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की जो बात थी ड्यूरिंग कोविड, मुझे लगता है कि सरकार इसको बखूबी टैकल किया है। वो अनिश्चितता था कि हमारे होने वाला क्या है, हम जीवित रहेंगे कि नहीं। वो अनिश्चितता मुझे लगता है कि लीडरशिप से और वो खास ठोस कदम से, खास करके राशन ट्रांसफर और कैश ट्रांसफर, उससे मुझे लगता है कि वो अनिश्चितता तो सरकार ने टैकल कर लिया। उसके बाद वो तो गुजर चुका है, वैक्सीन भी आ गया है, सामने क्या होने वाला है, हम रिवाइव कर पाएंगे कि नहीं। देखिए, वी शेप्ड रिकवरी तो हो रहा है, पर इन द लॉन्ग टर्म सरकार ने अपना विजन बता दिया है, जिसके चलते मार्केट्स जो बूस्ट दिया है, जो कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया है इस बजट्स में, मुझे लगता है कि उसमें भी अनिश्चितता जो था वो भी एड्रेस किया गया है। दादाजी साहब ने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक जो सरकार का फोकस शिफ्ट हुआ है और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव निश्चित तौर पर नजर आएगा, दूरगामी प्रभाव इसके सामने आएंगे। तेजेंद्र जी, पिछले कुछ समय से, बजट से पहले लगभग काफ़ी देर से फॉर्म्स बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट था, और कहीं ना कहीं इस बजट में फॉर्म्स के इश्यूज़ को भी एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। आप खुद प्रेसिडेंट हैं जे&के किसान काउंसिल की, किस नज़रिए से इस बजट को देखते हैं? देखिए जी, आप ये जानते हैं कि 80% जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। जो हमारी पॉपुलेशन है, 80% पॉपुलेशन जो वो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली व्यवस्था है। और ड्यूरिंग ये पैंडेमिक जो हुआ है कोरोना काल में, अगर किसी सेक्टर ने आगे बढ़ के काम किया है लोगों की लाइवलीहुड के लिए और लोगों के खाने पीने के लिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी काम किया है। हमारे किसानों ने, जो दूध देने वाले हमारे किसान हैं, जो सब्ज़ी पैदा करने वाले किसान हैं, उन्होंने कई बार अपनी जान पे भी खेल के लोगों को खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। सारे सेक्टर बंद हो चुके थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ने इंडियन इकॉनमी की और इंडियन के जो लोगों के जो खाने पीने का सामान है वो पूरी तरह पहुंचाया है। हम ये देखते हैं कि ये एक बड़ी, इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है पिछले कुछ देर से आप देख रहे हो, एक एमएसपी पे बात बड़ी अच्छी, एक एमएसपी की बात चली गई है। और जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, ये आप देखते ही हैं कि हमारा 60% जो प्रोड्यूस है वो वेस्ट हो जाता है। अगर हम सब्ज़ी उगाते हैं तो हमारा जो किसान है वो पूरी सब्ज़ी बेच नहीं पाता, कुछ सारी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। जो एक बड़ी अच्छी बात हमें इस स्कीम में लगी कि जो बात की गई है कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की गई कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे ताकि जो हमारा लॉस है वो कम हो सके, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, फार्म गेट पे बने, गांव में बने, विलेज स्टोरेज की बात यहाँ पे की गई है कि जो भी लोग हमारी सब्ज़ी पैदा करते हैं, फूल पैदा करते हैं, कि वो वेस्ट होने के बजाय वो स्टोरेज अपने गांव में बना सकें। उसके बाद इसके लिए मैं इस बार पहली बार देख रहा हूँ कि बड़ी बार होता था कि जो इंडस्ट्री है और जो किसान है आपस में बड़े मतभेद होते थे कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है। तो उसको बूस्ट करने के लिए हमारी सरकार ने कहा कि REDF में या माइक्रो स्कीम में कोई भी बंदा प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, उस प्रोसेसिंग यूनिट का फ़ायदा डायरेक्टली किसान को होगा। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कर दिया गया है, मैं नीरज जी से यही बात कर रहा था कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ है उसको स्पाइसेस के लिए कर दिया गया ताकि स्पाइसेस यहाँ पे ग्रो हों, यहीं पे प्रोसेस हों और उसका वैल्यू एडिशन हो सके। जम्मू डिस्ट्रिक्ट को डेयरी के लिए किया गया है। कुछ स्कीमें जो चल रही हैं, हमें इसका बड़ा लग रहा है कि बजट से हमारी सरकार ने ये किया है, उतना तो नहीं कर सकी जितना हमारे किसानों को चाहिए था या जितना हमें चाहिए होता है, लेकिन सरकार ने फिर भी इसमें दिल दिखाया है कि ये जो चीज़ें रख दी गई हैं, PM किसान निधि किया गया है। बड़ी अच्छी स्कीम है कि हर किसान के खाते में 2000 रुपया पड़ता है, लेकिन 13% इसको कम कर दिया गया है। और शास्त्री साहब इसके बारे में ज़रा और डिटेल से बताएंगे आपको। ऑपरेशन ग्रीन एक स्टार्ट किया गया है
बड़ी अच्छी स्कीम स्टार्ट की गई है कि अगर हमारा कोई किसान सब्जी लगाता है या कोई क्रॉप लगाता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो खर्चा होता है किसान का, वो भी सरकार ने कुछ सब्सिडाइज रेट पे फार्मर को वो प्रोवाइड करेगी। माइक्रो इरिगेशन फंड स्कीम बनाई गई है। मैं समझता हूँ कि हमारे जम्मू खित्ते को बड़ा फ़ायदा होगा कि ये पूरा का पूरा खित्ता हमारा कंडी का खित्ता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने में हमारी बड़ी ज़्यादा काम आएगी। और अगर हर किसान हर खेत में पानी जाएगा, सिंचाई होगी, तो सिंचाई होने से जो हमारा बैरन एरिया है उसमें भी इरिगेशन का प्रोविजन इसमें आएगा। 16.5 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट इस बार रखा गया है, जो कि बड़ा कम होता था, लेकिन इस बार 16.5 रखा गया है, करोड़ रखा गया है, कि ताकि हमारा किसान अच्छी तरह से अपना कैपिटल के लिए जो लोन की ज़रूरत पड़ती है वो उसको पूरी तरह से कर सके। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पहले हमारी एक लिमिट होती थी, 3 लाख रुपए पे हमें इंटरेस्ट कमीशन मिलता था, अब उस 3 लाख को 5 लाख रुपए कर दिया गया है, ताकि जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड जो फार्मर हमारा लेता है तो उसको 5 लाख तक का उसमें क्रेडिट इसमें मिल जाएगा। विलेज स्टोरेज स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है कि हर गांव में स्टोरेज सिस्टम बनेगा, ताकि उससे हमारे किसान का जो स्टोरेज में जा उसको जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते थे उसको कंट्रोल करने की पूरी बात इसमें की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिस तरह आप समझ रहे हो, बड़ा कंसेप्ट हमारे यहाँ पे आ रहा है कि बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक विकल्प यहाँ पे है, उस पर भी बात यहाँ पे की गई है। और बड़ी अच्छी बात मेरे को लगी कि इन 37 पॉइंट्स में 22 पॉइंट्स वही स्कीमें हैं जो हमारी ऑलरेडी चलती आ रही हैं, और उन पे भी सरकार का ध्यान दिया गया है, उनको भी आगे बढ़ाने की बात इसमें की गई है। कुल मिला के हमें ये लग रहा है कि फार्मिंग सेक्टर की तरफ देख सरकार ने सोचा है कि इस सेक्टर को भी आगे ले जाना है हमें, और उस सेक्टर को आगे ले जाने से ही पूरे जो इंडियन रूरल इकोनॉमी है उसको एक बड़ा ज़्यादा फ़र्क इसमें पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे बड़ा सरकार ने सोचा है। अगले राउंड में हम बताएंगे कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो हमारा बजट है उस पे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि यूनियन टेरिटरी बना है, 370 अगर हटा है तो उसका फ़ायदा हम किसानों को भी यहाँ पे होना चाहिए। प्रिया जी, जैसा आपने कहा कि जो आम आदमी है, सैलरी क्लास, उन पे कोई बोझ नहीं डाला गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि कोविड के दौर में कहीं ना कहीं मिडिल क्लास या फिर सैलरी क्लास पे बोझ नज़र आएगा। सबका आपने वक्तव्य सुना। एक एग्री इंफ्रा एंड डेवलपमेंट सेस पेट्रोल डीजल खास परफॉर्मेंस के लिए लाया गया है, क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? और ओवरऑल जो सिनारियो है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 28,400 करोड़ इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा की गई है, जिस तरह गौरव जी ने कहा अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और शायद वो अगले 10 साल के लिए रहेगा, लेकिन उसमें क्या किस तरह के उसके पैरामीटर्स रहेंगे? कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या आशाएं लगती हैं? देखिए विवेक जी, जिस तरह आपने कहा है, ये खदशात हमने तब भी जाहिर किए थे जिस दिन बजट पेश हुआ था, कि जो सेस लगाया गया है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, 4 रुपये डीजल के ऊपर और 2.5 रुपये पेट्रोल के ऊपर, उसका इम्पैक्ट बाज़ार में आज हमें दिखने लगा है। बाज़ार में प्राइसेस इवन 4 रुपये की बजाय 5.5 रुपये बढ़ गई हैं, और पेट्रोल के भी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो तब वित्त मंत्री जी द्वारा ये कहा गया था कि ये जो सेस है, ये एक्साइज ड्यूटी कम करके हम उसमें उसको सबस्यूम करेंगे, इसका इम्पैक्ट बाहर नहीं आएगा। क्योंकि ये चीज़ होती है, देखने वाली है कि जब आप डीजल के दाम अगर बढ़ाते हैं तो जो कमर्शियल मूवमेंट है, जिसमें जो फ्रेट मेजर पार्ट प्ले करता है, वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, वो हर चीज़ के ऊपर फिर आता है, अल्टीमेटली वो उपभोक्ता के ऊपर ही भार पड़ता है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस आप जानते हैं कि वो आजकल इंडिपेंडेंटली रेगुलेट होती हैं, डेली बेसिस के ऊपर नीचे आता है। तो कल ही जब मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाया डीजल पहली बार, तो मैंने उसको पूछा, भाई पिछले 5 दिनों में, कहता साहब 5.5 रुपये का इंक्रीज़ आया है इसमें। तो ये इंक्रीज़ टाइमली ही होना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं जाता है तो इसका डेफिनेटली एक कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, चीज़ें महंगी होंगी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो एक और हम देख रहे थे कि आपने देखा इंडस्ट्रियल वर्क के साथ साथ ट्रेडिंग वर्क की भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, जिस तरफ अभी हमारे पूर्व वक्ता जी ने भी कहा, तेजिंदर जी ने भी कहा कि फार्मर्स ने बहुत बड़ा काम किया उस दौर में। मैं कहता हूँ देश में कोई भी पीछे नहीं रहा, चाहे वो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, सफाई कर्मचारी थे, डायरेक्ट डॉक्टर्स थे, इवन जो हमारे ट्रेडर्स थे, जिसमें
अगर आपको याद हो विवेक जी, तो उस दौर में भी हम आपके यहाँ चैनल में आते रहे जब लोग घर से नहीं निकलते थे और एसेंशियल की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए किसी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। और हमें क्योंकि ऑफिसर्स की भी अपनी लिमिटेशंस थी, उनको एसओपी इम्प्लीमेंट करवाने थे, हमें लोगों तक चीज़ें पहुंचानी थी, तो कई बार हमारे उनके साथ उस मसले को लेके मतभेद भी हो गए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोरोना ने, बिल्कुल ठीक कहा दीपांकर जी ने, कि कोरोना ने एक अपॉर्चुनिटी भी दी है और आज पूरा देश देख रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल कर रहे हैं। जब पूरा देश उस तरफ वो तैयार कर रहे हैं कि पूरे विश्व में जब चाइना के प्रति लोगों का कॉन्फिडेंस घटा है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को हमारे इंडस्ट्री में को किस तरह से उसको वो अवेल करें, लोग उसका फ़ायदा कैसे लें। तो कहीं ना कहीं आज जो चीज़ें बन रही हैं, अगर आज आप देखते हैं कोरोना की वजह से पूरे विश्व भर में, चूँकि हमारी जो रीजन है ये टूरिज़्म डिपेंडेंट रीजन है, तो कहीं ना कहीं जहाँ लोग वहाँ बाहर जाने में आज कोरोना की वजह से डर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की लड़ाई अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर आप देखें तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को संभालना कोई छोटा काम नहीं था। और उसमें मैं समझता हूँ अपनी अपनी जगह तेजिंदर जी, जिस तरह किसानों ने काम किया है, टीचिंग फ्रेटर्निटी ने अपनी जगह काम किया है, व्यापारियों ने अपनी जगह काम किया है, जो हमारा समाज था उसने देश को कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम किया है। अब जो एक, चूँकि आज बजट के ऊपर ही डिस्कशन है तो मैं इसमें ही महदूद रहूँगा। एक चीज़ और जो हम चाह रहे थे कि व्यापारियों ने काम किया, इंडस्ट्री का चक्का घूमा, तो आपने देखा दीपांकर जी कि 1,20,000 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन का बढ़ गया। बिल्कुल। यानी देश भी पूरा ये जानता है कि सरकार को इस वक्त पैसा चाहिए, पैसा आएगा कैसे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरफ में व्यापारी की जो भूमिका है, सब लोग समझे कि हम सरकार के साथ खड़े होंगे। सरकार को भी कॉन्फिडेंस आया। लेकिन उसमें क्या है कि जीएसटी में हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसको लेके आज हम फिर आशावान हैं। फिर हम कल इकट्ठे होंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे हमें जो इनपुट क्रेडिट्स हैं, दिक्कतें हैं, क्योंकि जब काम आता है, अब इतनी क्लासेस नहीं है जीएसटी की जितने संशोधन हो चुके हैं उसमें आज तक। तो आप ये समझें कि सरकार को ये समझना पड़ेगा कि आप व्यापारी कहीं थोड़ा सा लेट होता है तो आप उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हो, तो सरकार के खुद के लॉज जब इधर उधर होते हैं तो सरकार के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जैसे मैंने पहले बार में कहा कि लोगों को, अगर लोग काम करेंगे, कोई आप कहते हैं वोकल फॉर लोकल होइए, जो हमारे स्टार्टअप्स आएंगे, हमारे बच्चे आएंगे बिजनेस में, तो वो जो सिंगल विंडो सिस्टम्स हैं, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। हमें करप्शन को कैसे कम करना, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। नो डाउट आज जिस तरह से देश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा हो रहा है, क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि मोदी जी ने एक आदत डाल दी है काम करने की। जैसे उनको आदत है, वो लोगों को सब्सिडी से बाहर निकाल रहे हैं कि भैया सब्सिडी से बाहर आ जाओ, काम करो। जो काम करेगा, जैसे आपने हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो अभी अनाउंसमेंट हुई है, आप देखो उसमें ईयर वाइज रेमुनरेशन है, जीएसटी की एडजस्टमेंट। ये नहीं है कि आया इंडस्ट्रियलिस्ट भाई बाहर से, यहाँ आके इंडस्ट्री स्टेब्लिश की, 5 साल में देखा पैकेज खत्म हो गया तो चल भागे, वैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये समझ आई है कि जो पुरानी पॉलिसीज थी उनके ऊपर कहीं ना कहीं कमी थी। और जैसे हमने बात की है, हमारे को मिला क्या और मिलना क्या चाहिए, ये कभी नहीं हो सकता तेजिंदर जी कि कोई भी सरकार एक ही टाइम पे, और खासकर ऐसे टाइम पे कि जब हम ये देख रहे थे कि सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, आमदनी बंद हुई, हमारी नहीं बंद हुई, सरकार की भी बंद हुई। सरकार को उल्टा खर्चा पड़ गया, लोगों को घर तक पहुंचाना, लोगों को फ्री राशन देना। वर्ल्ड में इतना बड़ा अभियान कहीं नहीं चला होगा जो नेशनल हमारी राष्ट्रीय सरकार ने चलाया है। कितने लोगों को, ये दीपांकर जी बताएंगे उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, कि इतना खर्चा होने के बाद जब हमारी सरकार इस तरह का बजट लाती है तो मन में ये आशा जगती है कि नहीं, हम भी सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के आगे चलें और इस देश की प्रगति में अपना भी साथ दें। गौरव जी, यहाँ पर जिस तरह दीपांकर जी ने कहा कि स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जा रहा है, आप इन द कैपेसिटी ऑफ जनरल सेक्रेटरी सीसीआई किस नज़रिए से देखते हैं और जम्मू कश्मीर में इसके कितने दूरगामी प्रभाव नजर आएंगे? देखिए, जहाँ तक रही बात मैं स्टार्टअप्स की करूँ, काफ़ी आशाएं और काफ़ी उम्मीदें थी जब ये स्टार्टअप्स जो हमारे यहाँ के भी बच्चे जब अपने आप को समझ रहे थे कि हम भी एट पार पूरे इंडिया के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और नए नए इनिशिएटिव्स आएंगे और नए नए हम लोग ऐसे विकल्प यहाँ पर पेश करेंगे। बट ठीक है, शुरू में कुछ मुश्किलातें ज़रूर आई, पर मुझे लगता है कि सरकार की जो अनाउंसमेंट स्टार्टअप्स को लेके ही है उसको भी मैं एक वेलकम स्टेप बोलता हूँ। और इसके साथ ही मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज मैं जम्मू कश्मीर की बात करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपने जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू के रीजन को अगर आप एक बड़े स्तर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको सबसे बड़ा एक फोकस जो है यहाँ पर टूरिज़्म पे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो एक बैकबोन है वो यहाँ का टूरिज़्म इंडस्ट्री है। और आने वाले जो पैकेज जो हम सोच रहे हैं कि जो स्टेट का जो हमारा पैकेज आ रहा है, मुझे काफ़ी आशाएं हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं कि टूरिज़्म को लेकर एक बहुत बड़ी एक मैसिव अनाउंसमेंट होगी। आज विवेक जी, हमारे पास यहाँ पर इतने विकल्प हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे जब आप कठुआ से यहाँ इस तरफ आ जाते हैं, बनी है, सरतल है, आप उसके बाद अगर उधमपुर चले जाएँ, पत्नी टॉप है, पंचेरी है, आपका लट्टी है, बसंतगढ़ है, आप एक पत्नी टॉप से लेकर आप नथा टॉप की सड़क की दशा ही देखो कैसी है। तो मुझे अभी ये मुझे नहीं लगता कि इस सभ्य में मुझे इस समय डिस्कशन करना चाहिए, पर एक दिल से निकलता है कि जम्मू को फोकस जो है वो नज़रअंदाज अब नहीं होना चाहिए। और केंद्र सरकार से आशाएं और उम्मीदें यही हैं कि आने वाले टाइम में जो जिस पैकेज का हम वेट कर रहे हैं कि जो हमारा स्टेट का जो पैकेज आएगा उसमें इस सब को लेकर बहुत एक बड़े स्तर पर अनाउंसमेंट्स होगी। आज एडवेंचर टूरिज्म की बात करो, क्या जम्मू कश्मीर पीछे है उसमें? एडवेंचर टूरिज्म में भी हमारे पास इतने विकल्प हैं कि यहाँ पर कितने बड़े स्तर पर एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट की जा सकती है। अब हमारे ही लोग यहाँ पर जिम कॉर्बेट जाते हैं, तो क्या जंगलों की कमी है यहाँ पर एक विजन और एक रिफॉर्म्स और एक रोड मैप की कमी है, जो मुझे लगता है कि इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए कि हमारे जो पीछे जो लीडर्स हैं वो क्या कर गए। हमें फ्रंट पर आकर इस सारे इश्यूज को रेस करना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी, जो एक स्ट्रेस से भरी हुई एक इकोनॉमी है, उसको अगर निकालना है, अगर यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, तो मुझे लगता है कि इन सारे विकल्प पर हमें काम करना पड़ेगा। इसके साथ अगर मैं बात करूँ, अगर आप डोडा की बात करो, आप भद्रवाह है, आप किश्तवाड़ की बात करिए, पाडर की बात करिए, क्या रिसोर्सेज हैं वहाँ पर, क्या नीलम, क्या अगर आप देखिए कितना बड़ा एक स्तर पर एक पूरा एक इंडस्ट्री चल सकता है, बट नोबडी इज फोकसिंग ऑन दैट। हमारे सारे ही हमारी गवर्नमेंट है, कभी फोकस ही नहीं किया गया। तो हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं, इतना कुछ करने को है, पर मुझे लगता है कि अब जो इमीडिएट जो अटेंशन है हमारी केंद्र सरकार की, हमारी इन सब चीज़ों पे अगर इमीडिएटली अगर कुछ ना कुछ इस पे अटेंशन आएगी, तो मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ, आज आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, आज आपकी इकोनॉमी, आपका देखिए साथ में पड़ोसी, आपके साथ में हिमाचल प्रदेश बैठा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 3 स्टेशन हैं, मकलोडगंज, शिमला एंड डलहौजी। देखिए इकोनॉमी कैसे चल रही है। एक सोच है, एक विजन है और एक रोड मैप है कि टूरिज्म को यहाँ पर कैसे लाना है, टूरिस्ट को यहाँ पर कैसा रोकना है। हमारे यहाँ पर जम्मू में बदकिस्मती है, मुझे कहना नहीं चाहिए और आपके चैनल के आज माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आता है, हमारे माता वैष्णो देवी श्राइन जाता है, दर्शन करता है, उसके बाद वो वापस चला जाता है। रीज़न है ना सर, विकल्प यहाँ पर बनाए नहीं गए, यहाँ पर कोई ऐसी सोच नहीं आई कि यहाँ पर किसी ना किसी तरीके इनको रोका जाए। क्या सुचेतगढ़ बॉर्डर आज हमारा वाघा बॉर्डर की तरह अगर आप देखिए, क्या उस मॉडल पे काम नहीं हो सकता? क्या आप अगर आप बात करें सुचेतगढ़ बॉर्डर के अलावा आज तवी लेक प्रोजेक्ट जो है, जो एक सुनहरे सपने जम्मुआइट्स को दिखाए गए, यहाँ पर आ रहा है, तवी लेक प्रोजेक्ट आ रहा है, उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आज केंद्र सरकार को एक तो हम शुक्रिया करते हैं कि इस तरीके का एक बैलेंस बजट दिया, पर उम्मीदें और आशाएं बहुत ज़्यादा है कि जम्मू को अब प्रथम एक फोकस कर आप अगर आप आगे लेकर चलेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में एक सुनहरा जम्मू होगा, एक सुनहरा जम्मू कश्मीर होगा। और अगर आप इंडस्ट्री की अगर आप बात करें, अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर आप ठीक कर लेंगे, आई श्योर यू, आप देख लेना, आप यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा। इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी क्योंकि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर यहाँ पे टूरिस्ट रुकेगा, यहाँ की ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री, यहाँ के ड्राई फ्रूट के ट्रेडर्स, यहाँ के होटेलियर्स, हर एक इंडस्ट्री जो है इंटरकनेक्टेड है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा विवेक जी, करने को तो बहुत कुछ है, पर यह है कि सिर्फ ये है कि एक पॉजिटिव सोच से हम सबको आगे चलना है और जो पीछे हो चुका उसको हमें भूलना है। और
आने वाले टाइम पर हमें फोकस ऐसा ही करना है कि जम्मू को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। और साथ में ही एक अनाउंसमेंट है जो केंद्र सरकार ने की, जो मैं शुरू में कहना भूल गया, जो एक 5 करोड़ की जो टर्नओवर है, जो उस पर भी उन्होंने नो एडिट किया और उसको बढ़ाकर उन्होंने 10 करोड़ की ये भी एक बहुत बड़ा एक वेलकम स्टेप है। और जिस तरीके आज 75 साल के जो मैंने बुजुर्ग की बात की कि उनकी जो टैक्स स्लैब्स हटाएगी, मेरी एक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि एक और विनती करता हूँ कि जो उस एज के लोग हैं, एक LIC की स्कीम है, अगर आप भली भांति जानते होंगे, सब लोग ही जानते हैं, उस पर अगर आपने देखा होगा कि उस पर 15 लाख का मैक्सिमम डिपॉजिट है और उस पर जो पीरियड है 10 साल का ब्लॉक करते हैं और उस पर 8% देते हैं। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को और सिक्योरिटी के लिए उनको 15 लाख की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए और साथ में और इसके अलावा जो 10 साल का जो एक टेन्योर है उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हमारे एक्सपीरियंस लोग, हमारे बुजुर्ग भी अगर हमारे देश के बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी आज का हिंदुस्तान सुरक्षित महसूस करेगा। और इसके साथ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बढ़िया सुनहरा बजट है जो हमारी सरकार ने दी है। प्रोफेसर दीपांकर जी, इस बजट में एक महत्वपूर्ण चीज़ मैडम निर्मला सीतारमण ने की थी, डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है, इसको आप किस नज़रिए से? देखिए, हमारी सरकार बहुत सारी चीज करने की कोशिश करते हैं जहां पे सरकार को होना नहीं चाहिए। टूरिज्म में है, टूरिस्ट कॉरपोरेशन चला रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह चला रहे हैं, एयर इंडिया चला रहा है जो हजारों करोड़ रुपए हर साल घाटा करता है, और उसकी भरपाई कौन करता है? हमारे टैक्स पेइंग सिटीजन्स करते हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर इसको सरकार से बेहतर चला सकता है, और जब सरकार का काम ये सब नहीं है, सरकार का काम है गवर्नेंस, बिजनेस चलाना नहीं है, और ये आज सब मानते हैं, तब सरकार को इन चीजों से निकलना चाहिए। आप इन चीजों से निकले, उन लोगों को बेसिकली इसको डिसइन्वेस्ट करें जो इसको बेहतर चला सकते हो, उस रकम लेके आप सोशल सेक्टर में इसको इन्वेस्ट करिए, सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए। तो मैं मानता हूं ये तो उचित कदम है। अब करेगा कि नहीं दूसरी बात है, क्योंकि ये जो मंशा है सरकार को मैंने 30 साल से सुनते आया हूं। नंबर 2, एक बात है इंप्लीमेंटेशन। देखिए, जहां तक बात है नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज की, नीरज जी ने बात किया, ये नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ जो नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज है जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। आप पूरे देश में देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में नितिन गडकरी का स्टेटमेंट है 5 लाख करोड़ सरकारी खाते में पड़ा हुआ है, क्योंकि जो नौकरशाही है वो पैसा रिलीज नहीं कर रहा है। तो यहां पे एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, सरकार कहता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करेंगे और इसके लिए हम एक संस्थान बनाएंगे फिनांस को देखने के लिए। अब ये कर पाता है कि नहीं ये देखिए। आत्मनिर्भर भारत का जब स्कीम्स चल रहा था, जब प्रोनाउंसमेंट चल रहा था, काफी सारे फार्म लॉजिस्टिक्स और कोल्ड स्टोरेज की बात करी गई। अब देखिए वो बनाते हैं कि नहीं। वैसे मैं मानता हूं जिस तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम चल रहा है, ये शायद सरकार कर सकता है, पर मुझे लगता है सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो मसला है यह है इम्प्लीमेंटेशन। आंकड़े को लेकर मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ये आंकड़े को से सहमत है, मानते हैं। इम्प्लीमेंटेशन काफी जरूरी हो जाता है। चौथी बात, जीएसटी। जहां तक जीएसटी की बात है, रैशनलाइजेशन जीएसटी के करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर मुझे लगता है कि एमएसएमईज को काफी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब तक आप स्लैब्स को कम नहीं करते प्रॉब्लम है। लास्ट में जम्मू कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर का जो प्लानिंग होना चाहिए, खास करके जम्मू का जो प्लानिंग होना चाहिए, वो जम्मू में होना चाहिए। अगर आप दिल्ली वालों के लिए इंतजार करेंगे तो एक अनाउंसमेंट आफ्टर द अदर आएगा बाय पीपल जो जम्मू के बारे में जिसको कुछ पता नहीं है, और उससे क्या होता है, दिल्ली को लगता है अरे हमने तो काफी कुछ अनाउंस कर दिया, और जम्मू वाले सोचते हैं कि क्या कर दिया इन लोगों ने। जब तक जम्मू सिविल सोसाइटी, ट्रेडिंग एसोसिएशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स वो खड़े नहीं होते हैं, नहीं बताते हैं भैया हमारे यहाँ पे टूरिज्म जो है वो सिर्फ कटरा तक सीमित हो गया है। जब हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा में 30 लाख लोग, 20 लाख लोग, 10 लाख लोग आते हैं एक एक जिले में, हमारे डोडा में क्यों नहीं आ सकते? किश्तवाड़ में क्यों नहीं आ सकते? उधमपुर में क्यों नहीं आ सकते? सियोजधार अनएक्सप्लोर्ड एरिया, वहां पे हम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पास बनी है, हमारे पास भदरवा है, हमारे पास पाडर है, पुंछ है, इतनी सारी जगह जम्मू में है। अनफॉर्चुनेटली जो 1 करोड़ लोग मत्था टेकने आते हैं कटरा में, वो वापस चले जाते हैं। इसका छोटा एक हिस्सा भी हम पूरे जम्मू में घुमा देते हैं इन लोगों को,
जम्मू की जो है काया है पूरा पलट सकता है और हम डाइवर्सिफाई हो सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी काफी कुछ हो सकता है, बशर्ते आप रोड नेटवर्क बेहतर बनाएं। आपके सिकॉप्स क्या कहते हैं, हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में लैंड नहीं है। लैंड जम्मू में है, पर अनफॉर्चुनेटली आप इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वहीं पे बना सकते हैं जहां पे आपके रास्ता है, और रास्ता आपका एक आर्टीरियल रोड है जो लखनपुर से जम्मू तक आता है और उधमपुर तक जाता है। दूसरा पैरेलल आर्टीरियल रोड अगर आप बनाते हैं, उधमपुर धार रोड पकड़ते हुए बसोली पकड़ते हुए अगर वो निकल जाता है अटल सेतु से, आपका एक पैरेलल सेट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बन जाता है। यहां पे लैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। और यही फर्क है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। उनके पास उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, खुद बनाया है, हम बना नहीं पाए। दीपांकर जी, यही तो बात, यही तो वही तो बात हो रही है कि यही फर्क है, यही फर्क है। यहाँ पर भी ये सब चाहिए, ऐसे सुझाव चाहिए कि ऐसा ही सब कुछ हो, और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी होने चाहिए, लेकिन मतभेद ब्यूरोक्रेसी में नजर आ रहा है। यस, कुछ ज्यादा ही नजर आता है, कुछ ज्यादा ही नजर आता है। तेजेंद्र बिल्कुल, तेजेंद्र जी, जम्मू के हवाले से आप बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बड़ी खुल के आई कि ब्यूरोक्रेसी में मतभेद नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, हम बड़ी खुल के बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे बड़ा अच्छा काम हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी जी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अप्रैल से उन्होंने काम शुरू किया है, दिन रात काम कर रहे हैं, अफसरों को भी दौड़ाया हुआ है। और जो फंड्स की दिक्कत आ रही है, जो चीज़ हमें जून जुलाई अगस्त में मिलनी चाहिए थी, वो फंड्स मैंने सुना कल या परसों रिलीज़ हुए हैं। वो भी बड़ी बार हमने माननीय गवर्नर साहब के सामने भी ये बात रखी कि भाई अगर आपने ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सेंटर हमें पैसा दे रहा है, ये 22 स्कीम्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो 5 मिनट हमारे और चले जाएंगे। वो पैसा हम तक नहीं पहुँच रहा, मतलब फार्मर्स तक नहीं पहुँच रहा। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम भी कर रहे हैं, डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी के गलियारों में वो पैसा घूम रहा है। क्योंकि वो क्या प्रॉब्लम है, वो तो एक गवर्नमेंट ही इसके बारे में बात कर सकेगी। लेकिन मैं ये बात आपको बता दूं कि बड़ी मुस्तैदी से ये बात बता दूं कि फार्मर्स बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पैकेज इंडस्ट्री के लिए आया है, बड़ी अच्छी बात है, हमें बड़ी मुबारक है कि इंडस्ट्री के लिए पैकेज अनाउंस हुआ है। कुछ इसी किस्म का पैकेज हमारे फार्मर्स के लिए भी मिलना चाहिए। त्रासदी है बड़ी कि हमारे लोग काम करना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो क्यों ना हमारी सरकार ये करे कि जो स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर में आएंगे उनको इंटरेस्ट फ्री हम प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जिस तरह उन्होंने बात करी, भद्रवाह के राजमा की मैं बात करूं या किश्तवाड़ के सफ़रान की बात करूं, बहुत अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ ग्रो होती हैं, लेकिन उनको ट्रैप करना, उनके पोटेंशियल को ट्रैप करना, जम्मू आरसपुरा की बासमती वर्ल्ड में मशहूर है, तो उसको ट्रैप करने के लिए हमें यहाँ पे एक एग्रीकल्चर, मैं कहूँगा पैकेज की बात करूँगा, एक एग्रीकल्चर पैकेज देना चाहिए ताकि जहाँ के जो किसान हैं वो खुश हो सकें। आपने बात करी कि यहाँ पे बड़ी मुश्किल से 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट कमीशन मिले, ये 20 लाख तक होना चाहिए कि अगर हमारा कोई गांव का लड़का कोई 20 लाख तक यूनिट इस्टेब्लिश करे तो उसको रेट इंटरेस्ट कमीशन मिले, वो 6% पे अपना काम कर सके ताकि उसका एक फ्यूचर सिक्योर हो सके उस काम में। इस किस्म की बात यहाँ पे करनी पड़ेगी, हमारी सरकार को देखना पड़ेगा, मिन्यूटली देखना पड़ेगा। यहाँ पे पोल्ट्री का बड़ा स्कोप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्ट्री यहाँ पे हमारे लोग करते हैं काम, उसके लिए भी एक स्कीम स्पेशली बनानी पड़ेगी। फ्लावर्स की बात करें, अगर हम, जम्मू मंदिरों का शहर है, यहाँ माता वैष्णो देवी के लिए आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं। मैं चैम्बर से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि हम सब मिल के एक ये बात करें कि भाई माता वैष्णो देवी में फूलों की जो परमिशन खुलनी चाहिए, ताकि अगर शिरडी में हम फूल ऑफर कर सकते हैं तो हमारे हर जगह यहाँ पे भी फूलों के लिए खुलना चाहिए, ताकि ये एक ओपनली काम हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो बड़ी एक अनाउंसमेंट हुई थी, चैम्बर भी हमारा उसमें साथ देगा, कि अनाउंसमेंट हुई थी कि दूध जो है हमारे बच्चों को दिया जाएगा सोशल वेलफेयर में। हमारा यहाँ का दूध होता है, कभी मार्केट अप होती है, कभी डाउन हो जाती है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारी सरकार दूध हमारे यहाँ से प्रोक्योर करेगी और वो सोशल वेलफेयर में लोगों को देगी, आंगनवाड़ी सेंटर में। उस स्कीम की तरफ भी इस आने वाले बजट में उसका प्रोविज़न रखना चाहिए, ताकि इससे हमारे ज़िम्मेदार भी खुशहाल होंगे और जो हमारे बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर में आते हैं या स्कूलों में आते हैं उनको फ्रेश दूध मिलेगा। एक ट्राइबल वेलफेयर फ़ंड की बात यहाँ पे ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा हमारा जो तबका है वो ट्राइबल है, उनको बार बार मूव करना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि उनके लिए एक सिस्टमेटिक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, ताकि दूध की प्रोडक्शन उनसे लिंक्ड है, वो काम उसमें पूरी तरह से करने की ज़रूरत है। और हमारे जहाँ पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जो हमें सेंटर से आती हैं,
सेंटर हमें पैसा देता है अप्रैल में, वो पैसा हमें मार्च में मिलता है, तो हमें 9 महीने पैसा ही नहीं मिलता। उसको इंश्योर करने की बात यहाँ पे की गई थी। एक बात नीरज जी ने की है कि भाई सभी सेक्टर्स ने काम किया, तो मैंने ये बात की थी कि लॉकडाउन में हमें लगा कि टेक्निकली आप काम इसलिए नहीं कर पाए कि आपके लॉकडाउन के कारण आपको एक बैरियर सा लग गया कि इंडस्ट्री चल नहीं सकती या किसी प्रोविजन में चल सकती है। तो जितनी देर तक हम सब लोग जम्मू के जो लोग हैं या जम्मू या कश्मीर के जो लोग हैं, जितनी देर तक हम सब लोग बैठ के एक अपना माइंडसेट नहीं बनाएंगे, हम एक मुठ नहीं होंगे, तो हमारा जम्मू आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए हमें एक दिल से सब लोगों को अपने मतभेद छोड़ के इकट्ठे बैठना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं तो बताऊंगा कि बड़े अच्छे हमारे पास अर्थशास्त्री साहब हैं कि हम सब लोग प्री बजट जो हमारी सरकार को, मैं यहीं से अनाउंस करूंगा कि एक प्री बजट के 2 दिन का यहाँ पे सेशन होना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री, फार्मर सब लोग बैठ के ये बात बताएं कि हमें जम्मू कश्मीर को डेवलप करने के लिए, जम्मू को डेवलप करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। गौरव जी, बिल्कुल अंत में चलते चलते जो चीज़ यहाँ पर तेजिंदर जी ने कही, क्योंकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को लेकर भी 30,757 करोड़ रुपये एयरमार्क किए हुए हैं। क्या इन द कैपेसिटी, क्योंकि चैम्बर की नई टीम आई है, यू आर पार्ट ऑफ द टीम, डायनमिक लोग उसमें वहाँ पर हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या अपनी बात को, अपने इश्यूज़ को, किस तरह आपने कहा कि सोच, विजन और एक रोड मैप की आवश्यकता है, उसको डिलीवर करने का प्रयास करवाएंगे? देखिए, जिस तरीके तेजिंदर जी ने कहा कि हमें सबको एकजुट होकर बिल्कुल जम्मू कश्मीर पूरे रीजन को लेकर, और खासकर जम्मू के अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, तो तब तक नहीं होगी जब तक हम लोग सारे एकजुट नहीं होंगे। होता क्या है विवेक जी, जब आप वो देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना, अपनी अपनी बात करते हैं, अपनी अपनी डफली बजाते हैं सारे, फिर उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता है, एंड रिजल्ट उसका जीरो, बहुत बड़ा जीरो आता है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहने से परहेज नहीं करूंगा कि जब तक जम्मू की सिविल सोसाइटी, जम्मू की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बुद्धिजीवी लोग, दीपांकर जी यहाँ पर बैठे हैं, और हमारे जम्मू के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जम्मू का हूँ, जम्मू की बात करता हूँ, मुझे अभी ये है कि जम्मू कश्मीर को मैं एक नज़र से देखता हूँ, पर जम्मू के लिए एक दर्द अलग है। जब तक हम लोग सारे इकट्ठे नहीं होंगे, जम्मू की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर हमें एक हित होकर, एक खड़े होकर हमें जम्मू की डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी, ताकि केंद्र सरकार की भी जो नीयत है जम्मू को लेकर, वो एक क्लियर विजन बन जाए। बड़ी बात विवेक जी, कहा जाता है कि वो बच्चा जी दूध ही नहीं मांगता थे, माँ के दूध पिलाएगी। तो हमें लेना भी नहीं ना आया, हमें लेना भी नहीं आया, अपने अपने सेगमेंट पे हर जगह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बात करते रहे। आज ज़रूरत, आज एक बहुत बड़ी नीड है हम सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक बैठने की, और पूरे जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन को लेकर, खासकर जम्मू खित्ते को लेकर बात करने की आज एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो कि उम्मीद करता हूं कि चैम्बर के प्लेटफॉर्म से सबको सपोर्ट मिलेगी, और चैम्बर भी आपके साथ सारे इश्यूज़ में अपनी बात पूरी रखेगा। जिस तरीके एक पूरी एक स्ट्रक्चर्ड एक पॉलिसी सामने आ जाए कि एटलीस्ट पता ये चल जाए कि जम्मू की डेवलपमेंट को लेकर जम्मू वाले, जम्मुआइट्स चाहते क्या हैं, और जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे वो पॉसिबल नहीं होगा। बट मैं एश्योर करता हूं कि जिस तरीके की तेजिंदर जी ने बात की आज एकजुट होने की, हम ज़रूर सबके साथ इकट्ठा होने पे बिलीव करते हैं, और इकट्ठे होंगे और एक स्तर पे जम्मू की डेवलपमेंट की बात करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्रीय बजट नई आशाएं लेकर आ रहा है, और जिस तरह हमारे सभी पैनल का मानना है कि इसके दूरगामी प्रभाव निश्चित तौर पर नजर आएंगे, क्योंकि एक टफ टाइम से हम निकल के बाहर आए हैं, और ये बजट कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव बजट नज़र आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आने वाले समय में इसके प्रभाव निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स में नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह हमारे पैनलिस्ट का मानना है कि एक सोच, विजन और रोड मैप की आवश्यकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जम्मू के संदर्भ में अगर बात करें तो जो पिछले कई सालों से डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहा था, आज मौका है, अवसर है, क्योंकि केंद्र सरकार जम्मू के प्रति संवेदनशील है। उस संवेदनशीलता को लेकर आगे बढ़ना होगा और अपने हित के लिए बात करनी होगी, और जो अपने इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की आवश्यकता है, और उनको इम्प्लीमेंट भी करवाना जम्मू शहर के जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, हम सबका दायित्व बनता है। निरानंद जी, गौरव गुप्ता जी, प्रोफेसर दीपांकर जी और तेजिंदर सिंह जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।